नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे, मतलब पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे। कमलनाथ सरकार में ये नियम बनाया गया था, जब शिवराज सरकार भी बरकरार रखना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेज दिया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी चुनाव सितंबर-अक्टूबर में कराने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन इस बीच चुनाव में सबसे बड़ा रोड़ा आरक्षण की प्रक्रिया बन गई है। सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है उसे ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच गलत ठहरा चुकी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवराज अब कमलनाथ की मुराद पूरी करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव उसी सिस्टम से होंगे जैसा कमलनाथ चाहते थे। अब महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। शिवराज सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराएं, यानी नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के वक्त भी महापौर और निकाय अध्यक्ष ऐसे ही चुने जाते थे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने भी 2 दिन पहले नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन से संबंधित बची हुई तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने समीक्षा बैठक में अफसरों से यह भी कहा कि तैयारी पूरी होते ही नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन भले ही नगरीय निकायों के चुनाव की राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी कर ले, लेकिन नगरीय निकायों के चुनाव आरक्षण की प्रक्रिया तय होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग करवा पाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित होने वाले विधेयक या राज्य सरकार के द्वारा अध्यादेश लाकर आरक्षण की प्रक्रिया तय होने की प्रतीक्षा करना होगी। आरक्षण की प्रक्रिया तय हुए बगैर राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी सूरत में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन नहीं करवा सकता। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा अभी तक अपनाई जा रही आरक्षण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच गलत ठहरा चुकी है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। इसी बीच मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नगरीय निकाय के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला किया है। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी भेज दिया है। मतलब साफ है कि सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। आरक्षण बीच में रोड़ा बनना पक्का है। टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। आज की तारीख में तो अगर हम देखें तो कहीं न कहीं विषय यही है जो आप कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय लेगी और वो निर्णय जब हो जाएगा तो आपको अवगत करा देंगे। उसके लिए अध्यादेश लाने का काम हुआ था और उस अध्यादेश पे अमल होने का काम 6 महीने की समय अवधि होती है। चूंकि कोविड का काल था, इस वजह से वो 6 महीने की अवधि खत्म हो गई। इस वजह से आज की तारीख में तो कानूनन देखा जाए तो जो कमलनाथ जी ने जो उस समय पे पास किया था कानून वही है। पार्टी स्तर पर निर्णय होगा और शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा और जब निर्णय हुआ तो अवगत कराएंगे हम। लगता है कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी अब हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को अपना आदर्श बना लेगी। कमलनाथ जी जो कहते हैं कमोबेश 15 दिन, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को अक्षरशः उसका पालन करना होता है। ऐसा ही प्रकरण नगर पालिकाओं के चुनाव में मेयर और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सामने आया है कि जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय था, माननीय कमलनाथ जी का निर्णय था कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, उनका निर्णय या उनका चयन वे करेंगे। तब यही भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी की सरकार के उस निर्णय की खिल्लियां उड़ा रही थी, मजाक कर रही थी। आज उसी निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय लेकर जनता के बीच सामने आई है
और कुछ दिनों बाद उसे घोषित तौर पर कमलनाथ जी को अपना मार्गदर्शक मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महापौर और निकाय अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के कमलनाथ के फैसले को भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या बताया था और जमकर विरोध किया था। भाजपा के सभी पुराने महापौर इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन से भी मिले थे। अब देखना ये है कि क्या नगरीय निकाय चुनाव इस साल के अंत तक हो पाते हैं और यदि होते हैं तो इसके लिए दोनों दलों की तैयारियां क्या होंगी। इसके साथ ही क्या बीजेपी नगर निगमों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर नाथ कमल दल को झटका देने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप ही से कि आपको लग रहा है कि जो के मिश्रा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कमलनाथ को अपना मार्गदर्शक मान लिया है, कि वो जो कहते हैं हफ्ते 15 दिन बाद, महीने बाद बीजेपी उसी लाइन पर जाती है, क्योंकि इस मामले में भले टेक्निकल रूप से अगर ये मान लिया जाए कि 6 महीने में अध्यादेश नहीं लाया इसलिए उसकी वैधता खत्म हो गई और विधानसभा का जब सत्र है अगला वो अगले महीने होना है, तो जो सरकार की मंशा अभी दिखाई दे रही है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौर अध्यक्ष का चुनाव हो, तो बीजेपी को इसमें फ़ायदा होता दिख रहा है या पिछली प्रणाली से उसको लग रहा है कि शायद जो पिछला प्रदर्शन है वो ना दोहरा पाए? देखिए, पूरा मामला अप्रत्यक्ष चुनाव पर चला गया है। बिल्कुल। मतलब कि इसमें खरीद फरोख्त बहुत होगी और जो पार्टी पार्षदों को अपनी तरफ लाने की क्षमता रखती हो उसके लिए फायदा होगा। तो हर किसी को पता है कि अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ ने भी ये फैसला तब किया था जब वो सरकार में थे। बिल्कुल। जो पार्टी सरकार में होती है उसके पास पार्षदों को अपनी तरफ लाने की ताकत ज़्यादा होती है और उसी पार्टी को जो वोटर होते हैं उनको भी अपनी तरफ रिझाने में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। उसमें प्रशासन भी उनकी मदद कर देता है कई बार। उत्तर प्रदेश में हमने देखा भी है। जी, तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टियां सरकार में होती है उनके लिए ये फैसला सुविधापूर्ण है अप्रत्यक्ष चुनाव। जब बीजेपी ने इसका विरोध किया था वो तब सरकार में नहीं थी। बिल्कुल। तब विपक्ष में थी, उनको वो घाटे का सौदा था। और जब वो सरकार में आया तो मुझे लगता है कि ये उनके फायदे का सौदा है और कांग्रेस इसका विरोध इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई ये तो आपकी फैसला जिसको हम लागू कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ये मुश्किल भरा काम होगा और जाहिर है कि जो सरकार में पार्टी होती है उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव वोटर के साथ साथ पार्षदों को अपनी तरफ लाने पर वो अध्यक्ष भी अपना बना सकती है और महापौर के मामले में बड़ा खेल भी कर सकती है, जिसे कहते हैं ना खेला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये मेरी राय है। लेकिन सिस्टम तो यही लेके आए थे ना राघवेंद्र जी, प्रत्यक्ष प्रणाली वाला। तब क्या फायदा दिख रहा था उनको और आज नुकसान दिख रहा है। और उसी प्रत्यक्ष प्रणाली से उनके 16 महापौर जीते हैं पिछली बार। देखिए, कई बार पार्टी के पास जो फीडबैक आता है उनको लगता है कि जनता के बीच में पार्टी की छवि अब उतनी मजबूत नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। हालांकि अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की अभी भी स्थिति ठीक है, देहात के इलाकों में जरूर बीजेपी कमजोर हो सकती है, ऐसा मान के चले अपन। और विधानसभा के जो नतीजे अगर उसको देखें तो वो इसका इशारा भी करते हैं। हाँ, नहीं, दमोह चुनाव से शायद ये डर गए हों, ये भी हो सकता है। दमोह चुनाव के नतीजे ने ये बताया कि अब बीजेपी की तरफ शायद मतदाता को रुझान कम होगा। लेकिन जब नगर पालिका निगम के चुनाव आते हैं तो नगर पालिकाओं में बीजेपी कमजोर हो सकती है, लेकिन नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है वहाँ बीजेपी पहले से ही ज़्यादा मजबूत रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पकड़ बाद में मजबूत बनी थी, लेकिन शहरों में भाजपा का असर ज़्यादा है। लेकिन हर कोई डर के चलता है, रिस्क लेने की हालत नहीं, क्योंकि भाजपा का जो संगठन है वो पहले की तुलना में कमजोर है आज की तारीख में। अब सरकार की दम पर चुनाव जीतने की बात अगर करते हो तो कई बार लगता है कि इस बार दमोह के चुनाव में सरकार की दम भी नजर नहीं आई और रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस जीत गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सोचा समझा फैसला हो सकता है बीजेपी संगठन सरकार का। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो अप्रत्यक्ष चुनाव में पार्षदों को ही साधना पड़ेगा और डायरेक्ट इलेक्शन में जनता को साधना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अब बीजेपी के पास वो लीडर नहीं है जो चेहरे से सुदर्शन भी हो, बातचीत भी जिनकी अच्छी हो और उसके साथ साथ छवि भी अच्छी हो। इस 15 सालों की सरकार में भाजपा के नेताओं ने अगर कुछ खोया है तो उनकी छवि बड़ी खराब हुई है। जो नई लीडरशिप है, जो पार्टी में डिफरेंट थी उस पर डेंट लगा कहीं ना कहीं। हाँ, उस पर डेंट आ गया है। डिफरेंस, पार्टी विद डिफरेंस में अब पार्टी विद डेंट हो गया है। ये आपने ठीक कहा है, मेरा भी ऐसे कुछ मानना है। तो मुझे लगता है कि इसलिए पार्टी ने सोचा कि डिफेंसिव मूव ये है कि अपन अप्रत्यक्ष चुनाव पर जाएं
वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन विजय जी जी। एक और कानूनी पेंच भी है, क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया जो अपनाई गई है जिस प्रकार की, उसको ग्वालियर हाई कोर्ट में चुनौती है और जबलपुर में भी आज ही उसको चुनौती दी गई है और राज्य सरकार ने एसएलपी लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक ये मामला वहाँ से निपटता नहीं है तब तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मामला ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जैसे आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण की बात करें हम, या ओबीसी आरक्षण का जो अभी नया पेच चल रहा है कि कोर्ट के पाले में गेंद है, जब निर्णय होगा तब निर्णय होगा। लेकिन यहाँ पूरी प्रक्रिया ऐसा बताने के प्रयास कि हमारी पूरी तैयारी, हम तो जब चाहेंगे चुनाव करा सकते हैं। देखिए मनोज जी, हम यदि कोर्ट की बात करें तो ये कोर्ट ने पहले भी निर्देश दिए थे कि जो चुनाव कराना चाहिए निकाय के चुनाव, इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जो पालन नहीं हुआ उसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जिस तरह से सरकार चाहे, यदि सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट चुनाव पर रोक लगाए। प्रक्रिया निरंतर तेजी से हो जाएगी। राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग पहले भी कह चुका है कि उनकी तैयारियाँ पूरी है। रही बात कि आरक्षण प्रक्रिया में जो अभाव देखा गया, जो गड़बड़ी की जो आरोप लगाए हैं, उसी नियमों का पालन नहीं किया नियमों गया, का खास पालन तौर नहीं से। किया गया, तो सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है वहाँ पे, और सरकार चाहेगी तो उसमें संशोधन भी कर सकती है। लेकिन जो सरकार ने चिट्ठी लिख दी है नगरीय विभाग को, उससे तो उनकी मंशा दिख ही रही है कि वो चाह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है जिसको लेके बार बार बीजेपी पहले विरोध कर रही थी कि अब उस पर एग्री हैं। देखिए और जो मनोज जी, राघवेंद्र जी भी हाँ, कह रहे थे, बिल्कुल विकल्प दोनों खुले हुए हैं, लेकिन जो चिट्ठी से ऐसे संकेत लग रहे हैं कि वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय है अभी। वो चाहें तो फिर अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश की समय अवधि 6 माह रहती है और 6 माह में उनको सदन से उसको पास कराना पड़ता है, क्योंकि एक्ट में संशोधन किया है पिछली सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने। तो यदि अध्यादेश के माध्यम से वो चुनाव कराना चाहें प्रत्यक्ष प्रणाली से तो करा सकते हैं। लेकिन भाजपा में 2 फूट है उसमें, और उसका एक जो वजह राघवेंद्र जी बता रहे हैं बेहतर वही वजह है। एक तो डर है कि माहौल क्या है, महंगाई है, कोरोना का कारण है, और लोगों में एक जो पार्टी के प्रति जो नाराजगी है उसके कारण कहीं ना कहीं भाजपा डर गई है और उसको पास खोने को ही है, क्योंकि 16 नगर निगम पे उसका कब्जा है, पूरे नगर निगम पे उसी का कब्जा है। तो उसको एक भी यदि जाती है तो उसके लिए माइनस ही है, प्लस तो है नहीं। और यदि अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराती है तो निश्चित तौर पर तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिस तरह से राघवेंद्र जी ने भी बताया और हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा है। और ये तरीका सत्ता कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपनाया था और उसको बम्पर जीत हासिल हुई थी। तो बिल्कुल। शायद बीजेपी को भी लग रहा जो होगा। सत्ता पक्ष के प्रति माहौल हो या ना हो, लेकिन वो अपना मेयर चुन सकते हैं, अध्यक्ष बना सकते हैं यदि वो सत्ता में है, क्योंकि सारी शक्ति उनके पास होती है, विपक्ष कमजोर होता है। और यही डर कमलनाथ सरकार को था, इसी वजह से वो अप्रत्यक्ष प्रणाली पे लाए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नगरीय निकायों पे कब्जा कर लें। चूँकि भाजपा को लग रहा था तब वो विपक्ष में थी कि यदि इस तरीके से धन बल, बाहुबल और शक्ति और प्रशासन की ताकत से ये निगमों पे कब्जा कर लेंगे, तो वो चाहती थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, ताकि सीधे जनता के हाथ में हथियार रहे कि उसको किसको चुनना है, किसको महापौर बनाना है। हमने देखा है कई निकाय ऐसे भी हैं मनोज जी, यहाँ कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा हैं लेकिन मेयर और अध्यक्ष भाजपा का है। परिषद तो हम कांग्रेस की है, परिषद मेयर बीजेपी हाँ, का। तो भाजपा का कब्जा कहलाता है कि वो मेयर जीत गया, तो वो संभावना है। और भाजपा के जो विधायक हैं, कुछ विधायक नहीं, अधिकांश विधायक चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, क्योंकि उनकी दादागिरी खत्म हो गई। पार्षद जब चुनते हैं महापौर को और अध्यक्ष को तो कहीं ना कहीं विधायकों का भी हस्तक्षेप रहता है, उनके समर्थक पार्षद बनते हैं। लेकिन महापौर यदि सीधी जनता चुनती है तो महापौर अपने हिसाब से चलता है और उनकी सुनवाई नहीं होती, तो वो दादागिरी नहीं हो पाती। लेकिन वो दादागिरी तो हमने ये भोपाल में भी देखी है कि आलोक शर्मा कभी कोलार नहीं गए, कभी कई शहर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जा नहीं पाए वो। तो दादागिरी तो हमने ये भी देखी है कि प्रत्यक्ष प्रणाली में भी ये नुकसान देखा हमने। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली में देखो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ दादागिरी चल जाती। यदि आप बात करेंगे उमाशंकर गुप्ता का कार्यकाल देखिए आप, सारे पार्षदों के सबके काम होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन यहाँ जब प्रत्यक्ष प्रणाली से आपने बाद में देखिए आप कि जिस तरह से आलोक शर्मा का आप खुद उदाहरण दे रहे हैं, उनको जिस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना है, उनको लगता है कि यहाँ से मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वो अपना क्षेत्र मजबूत करते हैं, पूरे क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष प्रणाली में एक नुकसान भी है कि यदि 2.5 साल बाद कोई अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो महापौर उसको साधने में ही लगे रहे, विधायकों को साधने में लगे रहते हैं, तो ये समस्या होती है। तो दोनों के अपने नफ़ा नुकसान है और राजनीतिक दल ये देखते हैं, सत्ताधारी दल या विपक्ष ये देखता है कि उनको अभी किस प्रणाली से फ़ायदा हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ पूर्व महापौर स्वाति गोड़बोले भी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। स्वाति जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है।
स्वाति जी, आपको भी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में आप जीती थी, जबलपुर से महापौर रही आप, और अब सरकार की मंशा है, पहले हालांकि बीजेपी सरकार आपकी विरोध में थी, कि अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो पार्षद है वही महापौर चुने। तो आपको क्या अंतर दिख रहा है कि वाकई पिछली प्रणाली अच्छी थी या ये? क्योंकि इस बार कई बार ये नेता कहते हैं कि जब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है तो पार्षद ब्लैकमेलिंग करते हैं, दादागिरी करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं और कई सारे अच्छे बुरे काम करना पड़ते हैं। तो बेहतर जो आपने 5 साल का कामकाज देखा वो बेहतर था, या अब जिस प्रणाली पे सरकार जाने की प्रयास कर रही है वो बेहतर है? निश्चित रूप से प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होते हैं वो निश्चित रूप से बहुत पारदर्शिता पूर्ण होते हैं, क्योंकि मेयर की जनता के लिए जो जवाबदेही होती है, तो मेयर अगर जनता अगर उसे चुनती है तो निश्चित रूप से उसे फायदा होता है, और जनता के लिए जवाबदेही वही कहलाता है। तो वो अपनी विजन के साथ काम करता है और जनता को क्या चाहिए उसके हिसाब से वो काम होता है जी। और जब अप्रत्यक्ष प्रणाली से जब काम होता है, तब चुनाव होता है, तब उस पर निश्चित रूप से दबाव होता है। परंतु आप जैसे आज अभी कह रहे हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने जा रही है, परंतु ऐसा कोई अभी तक मेरे पढ़ने में सुनने में ऑथेंटिक ऐसा कुछ आया नहीं। नगरीय विकास और आवास विभाग ने एक पत्र लिखा राज्य निर्वाचन आयोग को और इसमें मंशा जताई। जाहिर सी बात है, अगर मंत्री ने या विभाग ने पत्र लिखा है तो सरकार की मंशा रही होगी, बिना उसके तो विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा नहीं। वो बात अलग है, परंतु देखिए तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने वो अध्यादेश सदन से मतलब पारित किया था जी। अब वो मात्र आगे के 6 महीने तक वैलिड रहता है। अब जब तक सदन से यह प्रस्ताव माननीय शिवराज सिंह जी नहीं पारित करेंगे तब तक अब ये, और मेरे पढ़ने में सुनने में ये बात निश्चित रूप से आई है कि अभी जो वर्षाकालीन सत्र होने जा रहा है 15 मानसून सत्र अगस्त में 9 अगस्त। हाँ, मानसून सत्र, हाँ, तो 15 अगस्त के वक्त जो 9 अगस्त से 13 अगस्त जी। हाँ, तो उसमें वो ये प्रस्ताव पारित करने वाले हैं, ऐसा मेरे पढ़ने सुनने में आया था। लेकिन जब स्वाति तक जी, पार्टी जो की पिछली तरफ से कोई ऑथेंटिक चीज नहीं आती तब तक हम ये मान्य नहीं कर सकते कि पार्टी की मंशा यह है। नहीं, लेकिन आपने जो पिछली निश्चित बार ये रूप से पार्टी की स्वाति जी, मंशा नहीं लोकतांत्रिक थी। व्यवस्था आपको प्रत्यक्ष में दिखती है या अप्रत्यक्ष में दिखती है? नहीं, निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था उससे निश्चित रूप से अच्छी रहती है। और महापौर, लेकिन उसमें आरोप लगते हैं कि महापौर कार्रवाई नहीं करते, काम नहीं करते, पार्षदों को, उनको भी तो पब्लिक नहीं चुना है। बिल्कुल। हेलो जी स्वाति जी। हाँ, मैं सुन नहीं पाई। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, विवेक सेजवलकर जी हैं, सांसद हैं ग्वालियर के और पूर्व महापौर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सेजवलकर जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी नमस्कार जी। सेजवलकर जी, स्वाति जी जो हमारे साथ जुड़ी है जबलपुर की मेयर भी हैं, और अभी जो सरकार की मंशा दिखाई दे रही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली की जगह अप्रत्यक्ष रूप से यानी पार्षद ही महापौर का चुनाव करेंगे। आप भी महापौर रहे हैं 5 साल ग्वालियर के, तो आपको लग रहा है कि बेहतर स्थितियाँ कौन सी, प्रत्यक्ष प्रणाली या अप्रत्यक्ष? नहीं, हमारा तो बहुत स्पष्ट मत है कि ये मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका अधिनियम जो बना हुआ है जी, ये देश के अंदर सबसे अच्छा एक्ट है, और इसके अंदर खास करके जो लोकल बॉडी है, नगर निगम है, उसको पर्याप्त अधिकार है, उनके पार्षदों को अधिकार है, महापौर को अधिकार है। और ये जो सीधे चुनाव महापौर का मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये बहुत अच्छी मतलब परंपरा भी है, एक अच्छी बात है। महापौर एक तरह से सीधे चुनती जनता, तो जनता के प्रति सीधा जवाबदेह होता है। और एक मेरा ये भी मानना है कि महापौर अपने आप में सशक्त भी होता है जब सीधे जनता ही चुना जाता है तो जी। और इसका काफी अच्छा असर ब्यूरोक्रेसी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। और इसलिए मेरा तो मानना ये कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी जो पार्षदों का जो अप्रत्यक्ष दबाव होता है उससे मुक्त रहता है तो बेहतर कामकाज कर पाता है, बेहतर काम करता है। और जैसा मैंने बताया, उसका एक अलग गरिमा होती है उस पद की, जो सीधे 10-10, 20-20, 25-25 लाख की जनता उनको चुनती है। और पर्याप्त पावर भी है उनके पास, आर्थिक शक्तियाँ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। और इसीलिए जब मैं तो अखिल भारतीय महापौर परिषद का सदस्य भी रहा हूँ, सदस्य भी हूँ, तब सारे देश के अंदर अपने एक्ट की बहुत प्रशंसा हुआ करती थी। और खासकर वो इसलिए भी हुआ है कि जो हमारे
भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय धारकर साहब, स्वर्गीय राजेंद्र कई धारकर लोग हैं जी। जिन्होंने नगर निगम में बहुत अच्छे काम किए। उन सब ने सोच करके ये एक्ट बनाया हुआ है। जी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें नहीं होना चाहिए परिवर्तन, और मेयर का चुनाव सीधे होना चाहिए। तो आप लोग जितना अधिक जब 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 कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब ये प्रस्ताव लेकर आए थे और आप लोग विरोध में राज्यपाल से मिले भी थे। अगर अब ये सरकार आपकी ये लाती है अप्रत्यक्ष प्रणाली वापस से, तो क्या आप इसको लेकर संगठन से सरकार से बात करेंगे, इसका विरोध करेंगे या अपील करेंगे कि पुरानी प्रणाली ठीक है? नहीं, अब विरोध करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना मत रखेंगे और आग्रह करेंगे उनसे कि जो मेयर का चुनाव सीधे जनता करती है वो सबसे अच्छी प्रणाली है, और मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जाए, वही रखा जाए। और कांग्रेस ने किया उसको वापस करके और दोबारा जनता सीधे चुने मेयर को, ये स्थिति बनानी चाहिए। इसके बारे में हम आग्रह भी करेंगे और बिल्कुल। चलिए संगठन के लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री से आवश्यकता पड़ेगी तो मिलकर भी अपनी बात रखेंगे। जी। चलिए विवेक जी और स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राघवन जी, दोनों महापौर पूर्व महापौर हमने सुना वो उसी प्रणाली के पक्षधर है, लेकिन जो आप भी बात कह रहे थे, क्या संगठन के स्तर पर इतना आसान हो गया सरकार के स्तर पर? क्योंकि पहली प्राथमिकता ये, क्योंकि हम इसको सेमीफाइनल मान सकते हैं, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर नगरीय चुनाव होना है और सितंबर अक्टूबर की तैयारी है, लेकिन इसके साथ ही WHO भी कह रहा है कि तीसरी लहर जो कि कई देशों में शुरू हो गई दुनिया के, और हिंदुस्तान में भी अनुमान यही सितंबर अक्टूबर तक। तो शायद ये मानकर चले, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि ये चुनाव टलकर हम दिसंबर, जनवरी या फरवरी अगले साल भी जा सकते हैं। तो सत्ता के सेमीफाइनल को जीतने के लिए हर तरह की जोड़ तोड़, हर तरह का प्रयास, फिर चाहे वो पिछले फैसले बदलना हो या अपनी बात से पलटना हो, वो सब कुछ करेंगी दोनों पार्टियाँ। देखिए, आपने ठीक कहा, कोरोना वाला मामला जो है, मुझे लगता है कि कोरोना इस पूरे मसले में बड़ा प्लेयर बन के निकलेगा। जी। ये सरकार के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, निर्देश, हम सबकी डिबेट, इसमें कोरोना ही सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और जो तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं कोरोना की, अगर दुर्भाग्य से वो भारत में आई, जिसकी हम सब कोशिश कर रहे हैं मिलकर, बिल्कुल। बाजारों में भीड़ बढ़ती जिस है, प्रकार से हिल स्टेशन हम देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, जी। कांवड़ यात्रा की तैयारी है, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बिल्कुल। होटल्स में जा रहे हैं, तो अभी टॉकीज भी खुलने वाले हैं, काफी संख्या में खुले जा रहे हैं। तो हम उसकी तैयारी तो पूरी करेंगे, थर्ड वेव आ जाए। और अगर थर्ड वेव आ जाती है दुर्भाग्य से, तो फिर ये सारे चुनाव जो हम सितंबर, अक्टूबर और जनवरी की बात कर रहे हैं, तो ये आगे टल जाएंगे। अभी ये सारी चीजें सिर्फ कागज पर प्लानिंग पर है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा था वो ये कि अगर अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और हर शहर का मेयर अपने आप में बहुत ताकतवर लीडर बनकर उभरता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा सीधा चुनाव हुआ होता है। बिल्कुल। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि उसका जनाधार है। और पार्षद जब चुनेंगे तो जैसा ब्रजेश चौकसी जी भी कर रहे थे और बाकी जो माननीय महापौर रहे हैं अपने विवेक शेजवलकर जी और स्वाति गोड़बोले जी, उनका ये जो मानना है कि इससे सौदेबाजी बढ़ेगी। और दूसरा 8-10 ऐसे बड़े नेताओं को आपको पार्षद का चुनाव लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि एकाधिक आपकी नज़र में होगा। हुआ ये कि वो अपने पार्ट में हार गया कभी, तो जो बचे हुए जीते उनमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो ये होगा कि जो कम बुरा है उसको चुन लिया जाए, ये खतरा रहेगा। उसमें फिर आदमी ये देखा कि भाई कम खराब कौन है। बिल्कुल। अच्छे तो मिलेंगे नहीं, जो कम खराब है उसको चुनेंगे। लेकिन जैसी जहाँ तक बात है, इस पूरे सिस्टम में करप्शन बढ़ेगा, खरीद फरोख्त बढ़ेगी और पार्षद ही निर्णायक होंगे। पार्षद ही महापौर का भविष्य तय करेंगे। हो सकता है कि हम लोग सुने कि 1.5 साल में महापौर बदल दिए गए, क्योंकि पार्षद के मन की नहीं कर रहे थे वो। बिल्कुल। आजकल की पॉलिटिक्स बहुत डिमांडिंग हो गई है। जनता पार्षद से डिमांड करेगी, पार्षद महापौर से डिमांड करेगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा करिए, और वो उसके पास बजट नहीं होगा तो जाहिर है कि वो सबकी मांग पूरी नहीं कर पाएगा, तो बगावत होगी और महापौर को उलट जाएगा। तो ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो कई सारे विधायकों ने राह दिखा भी दिए तो पार्षदों के लिए। जी हाँ, पिछली कमलनाथ की सरकार में बता भी दिया है कि अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम सरकार को उलट देंगे। तो ये जो शहरों की सरकार है, जो अर्बन गवर्नमेंट है, वो नगर निगम होती नगर पालिका है, अब वो सब पार्षदों के हत्थे चढ़ जाएंगी। और पार्षद कैसे चुनाव जीते सबको मालूम है। हम नहीं कहते कि सारे पार्षद गड़बड़ होते हैं, लेकिन पार्षदों को हैंडल करना फिर महापौर की बस की बात नहीं होगी। फिर वही होगा जो पार्षद चाहेंगे। पार्षद चाहेंगे वो होगा, महापौर की काबिलियत, उसका विजन, काम कम आएगा। बिल्कुल। ब्रजेश जी, जो राघवेंद्र जी कह रहे हो, और एक और खतरा भी, जो MIC फिर चुनी जाएगी,
उसमें दादागिरी रहेगी। और दूसरी एक बात है कि जो कई सारे जो विधायकों के हम देखते हैं कि जो नेतागिरी चलती है, जलसा जुलूस जलसे, उसका बैकडोर एंट्री उनकी नगर निगम से ही, वहाँ के तंबू का इंतजाम होना है, सफाई है, गाड़ी घोड़े का इंतजाम है, ये सब होता है। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी तो जो विधायक अपने ज़्यादा पार्षद जिताएगा तो वो चाहेगा कि महापौर पर उसका कंट्रोल रहे। इसको लेके फिर हम देख सकते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, मंत्री, उनमें भी टकराव देखने को मिलेगा। देखिए मनोज जी, हमने दोनों पद्धतियाँ देखी हैं अपने अब तक के पत्रकारिता के जीवन में। वो भी देखा है हमने कि किस तरह से उमाशंकर गुप्ता सबको साधने में लगे रहते थे, उनके खिलाफ भी अविश्वास फिर हमने प्रस्ताव पार्षद पिटाई कांड भी देखा, पार्षद उसी दौर पिटाई का। कांड भी देखा। तो ये सब जो दुष्परिणाम हैं उसके, जो राघवन जी बता रहे थे, वो निश्चित तौर पर घातक हैं और उसका असर पड़ता है नीचे काम पर। कि जब आप अपने ही लोगों को, अपने पार्षदों को ही साधने लगोगे, उसमें आपको देखेंगे कैसे कैसे लोग पार्षद बन जाते हैं। राघवन जी सही कह रहे हैं कि सारे बुरे नहीं होते, लेकिन आप देखिए कि हमने इस परिषद में जो समाप्त हो गए, जिसका कार्यकाल खत्म हो गया, उसमें भी आप देखिए कि यदि कैसे लोग पहुंच गए, कोई ज्वारी भी पहुंच जाता, कोई सटोरिया भी पहुंच जाता, तमाम तरह के हिस्ट्री सीटर भी हमने कोई देखे हिस्ट्री हैं। सीटर भी पहुंच जाते। तो वो ब्लैकमेलिंग चलती है पूरे 5 साल तक, और जिस विधायक के ज़्यादा समर्थक होंगे वो चाहेगा पूरा कब्जा उनका रहे। तो जो झगड़े अभी आप देखने को मिल रहे हैं ना, आपको शिलान्यास में देखने को मिल रहे हैं, ये इनकी संख्या आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो काम होता नहीं है, काम प्रभावित होता है। पार्षद अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम कराना चाहते हैं, और जब महापौर रहता है वो ये देखता है कि सबको समान मिल जाए या सबको बराबर हिस्से में, पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर में काम हो, पूरे नगर के हिसाब से वो योजना बनाता है। लेकिन फिर जब देखते हैं कि जो दादागिरी वाले पार्षद होते हैं, महापौरों की जो महत्वाकांक्षा होती है कि शायद वो विधायक चुने जाए, तो कोई एक क्षेत्र अपना चुन लेते हैं, फिर पूरा फोकस उसमें रखते हैं, बजट उसमें चला जाए। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा दादागिरी वाले होते हैं, ब्लैकमेल करने वाले पार्षद होते हैं, तो आप देखिए उनके क्षेत्रों में ज़्यादा काम हो जाता है, और जो शांति से चुनाव जीत कर आ गए हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे दुष्परिणाम भी देखने को हमको मिलते हैं। कुछ वार्डों में बहुत तेज़ी से विकास हो जाता है और कुछ वार्ड बहुत पिछड़ जाते हैं। या तो आप अपना विकास कर लीजिए या वार्ड का कर लीजिए, कहने का मतलब ये है। चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए राघवन जी आपका, ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक गाना है मशहूर कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो कम से कम नगर सरकार में जो प्रत्यक्ष प्रणाली की बात हो रही है या प्रत्यक्ष प्रणाली की, तो सरकार को इसमें मंथन करना चाहिए। और चूंकि जो बीजेपी के 16 महापौरों में से 2 में से हमने बात की, और इसके पहले भी इस कार्यक्रम में हमने बात की थी, जो भोपाल से महापौर रही हैं कृष्णा गौर, उनका भी यही मत था कि चुनाव महापौर के प्रत्यक्ष प्रणाली से रहें, ताकि जो महापौर है वो शहर की जनता के लिए जवाबदेही उसकी तय रहे, वो पार्षदों के दबाव में ना है। और एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार की है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण को लेके, जो प्रक्रिया को लेके सवाल जवाब चल रहे हैं, उससे भी निपटारा हो, क्योंकि जो नगर सरकार है उसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि पार्षद वो कड़ी होता है सत्ता की जो सबसे साधन संपन्न होता है, सबसे सहज सुलभ उपलब्ध होता है, और जनता उससे अपनी बात कभी भी कहीं भी कह सकती है। इसके बाद जब विधायकों की बारी आती है, सांसदों की, उन तक हर आदमी की पहुंच हो नहीं पाती है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर गौर करेगी, और शायद विपक्ष के नाते कांग्रेस भी इसमें उनकी सहयोगी बनेगी। तो टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।